अपना स्वाधीनता दिवस घोषित करते हैं। अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आज ही हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए 3 रंगों का एजेंडा भी स्वीकार करते हैं। हम महात्मा जी के निर्देशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। ब्रिटिश शासन ने देश को भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। मैं इस शासन को देश के लिए एक अभिशाप मानता हूँ। राजद्रोह अब मेरा धर्म बन चुका है। अब हम अंग्रेजी राज के किसी भी प्रकार के कानून को नहीं मानेंगे। हम जमीन का लगान नहीं देंगे। हम फॉरेस्ट का कानून भी नहीं मानेंगे। हम नमक कर भी नहीं देंगे। इस देश का हर आदमी अंग्रेजी कानूनों की सविनय अवज्ञा करेगा। सिविल डिसोबीडियंस अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, अंग्रेजी राज मुर्दाबाद, अंग्रेजी कानून मुर्दाबाद, अंग्रेजी कानून मुर्दाबाद। हमारा राज चाहिए, स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। हमारा राज चाहिए, स्वराज चाहिए, स्वराज चाहिए। अब इस देश का नागरिक नमक नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो, डंके की चोट सुनो। मुनादी है कि अब इस देश का नागरिक नमक नहीं बनाएगा। सुनो सुनो सुनो, मुनादी सुनो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। हम भारतीय लोग नमक बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हम साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे दांडी ग्राम तक 241 मील की पैदल यात्रा करेंगे और वहाँ नमक बनाएंगे। हम नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर चुके हैं और अब हम अंग्रेजी राज को बता देना चाहते हैं कि अब हम तुम्हारा कोई भी गलत कानून नहीं मानेंगे। हम भारतीय लोग धार्मिक हैं और इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म अंग्रेजी राज के अन्याय का विरोध है। आज इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजों के कानून को तोड़ेगा और नमक बनाएगा। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम दांडी ग्राम जाएंगे, नमक जरूर बनाएंगे, दांडी ग्राम जाएंगे, नमक जरूर बनाएंगे। दांडी ग्राम जिंदाबाद,
ने दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया जिसमें ब्रिटिश राज की लाठी और गोली से 1100 लोग मारे गए और 90,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश पत्रकार बेलेस फोर्ड ने लिखा है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन के इस संघर्ष का नतीजा यह निकला है कि भारतीयों ने ब्रिटिश राज की गुलामी से अपने मन को मुक्त कर लिया है और अपने दिलों में आजादी प्राप्त कर ली है। इस संघर्ष की शर्मनाक बात यह रही कि देश के राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और वे भी अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय जनता का दमन करने में लगे रहे। इसीलिए भारतीय जनता की लड़ाई दो तरफा रही, एक और देसी साम्राज्यवाद से, दूसरी ओर विदेशी साम्राज्यवाद से। इस सारे दौर में दुर्भाग्य से मुस्लिम लीग कांग्रेस का विरोध करती रही और अंग्रेजों की बातों और राजकारों की नीति में सहयोग करती रही। मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसमें सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने को तैयार हुई। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। विदेशी वस्त्र बेचने वालों व शराब बेचने वालों की दुकानों पर धरना देने का अधिकार मोल दिया गया। और उसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन युद्ध में उलझ गया और युद्ध के दौरान ही 1942 में भारतीयों ने फिर से जोरदार आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 8 अगस्त है 1942 का बम्बई का दिन हम भारतीयों के लिए क्रांति का बिगुल बजाने का दिन है। अब भारत को आजाद होना ही है। भारत को आजाद होने में भारत का हित तो है ही। एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश जो साम्राज्यवादियों के नीचे कुचले पड़े हैं, उन्हें भी आजाद होने की प्रेरणा मिलेगी। आज नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद के लिए भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत प्रश्न है। इसलिए मैं अगर हो सके तो तत्काल इसी रात सुबह होने से पहले भारत में स्वाधीनता चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सब मेरी इस बात पर भरोसा करें कि जब मैं वायसराय से मिलूंगा तब मैं अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए या ऐसी सुविधा पाने के लिए मानने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी और चीज के लिए संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैं आप सबको एक मंत्र दे रहा हूँ। आप इस मंत्र को अपने दिल में संजोकर रख ले और हर एक साथ मिलकर जाप करें। और वह मंत्र है, करो या फिर मरो। करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। अब हम भारत को या स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, लेकिन अब हम अपनी और गुलामी भोगते रहने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर। तुम मेरे को जानते नहीं हो। अरेस्ट हिम। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। ये सुभाष चंद्र बोस है। राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेने के कारण कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिए गए, केवल 19 वर्ष की आयु में। 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, किंतु 1921 में भारत में चल रहे ऐसे लोग आंदोलन की खबरें लंदन में पड़ी और अपनी आईसीसी नोट पर नजर मारकर भारत चले आए, परंतु वे उस वर्ष गिरफ्तार कर लिए गए। अभी सुभाष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए 1935 की भारत सरकार कानून पर टिप्पणी कर रहे हैं। प्रत्येक साम्राज्य भेद डालो, शासन करो की नीति अपनाता है, परंतु संसार के किसी भी साम्राज्य ने इस नीति को इतनी निपुणता और क्रूरता से नहीं अपनाया जितना कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनाया है। अंग्रेजों ने 1935 में जो कानून बनाया है वह देश के टुकड़े करने की साजिश रचने के लिए बनाया है और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। यदि कांग्रेस अथवा कांग्रेस की किसी भी समूह ने
भारत के इस भाग्य निर्मात्री घड़ी में किसी प्रकार की कमजोरी दिखलाई तो ये भारत की स्वतंत्रता के प्रति बहुत भयंकर विश्वासघात और धोखा होगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, यदि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की संघीय योजना को स्वीकार किया तो मेरा यह पावन कर्तव्य होगा कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मुक्त कर लूं, अपने को मुक्त कर लूं, जिससे कि देश हित में जो सर्वश्रेष्ठ हो उसे कर सकने के लिए स्वतंत्र रह सकूं। सुभाष चंद्र बोस की न गांधी जी से सहमति बनी, न ही कांग्रेस से। वे घूम घूम कर पूरे देश में अंग्रेजी राज के विरुद्ध भारत की जनता में जोश भरते रहे। नतीजा यह निकला कि 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस की अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वे भारी बहुमत से चुनाव जीते। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार माना। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कहा, विश्व युद्ध 6 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। ब्रिटेन अपने जीवन मरण के इस युद्ध में फंसा होगा। इसलिए अब यह समय आ गया है कि हमें ब्रिटिश सरकार को एक अंतिम चुनौती दे देनी चाहिए कि वह एक निश्चित समय पर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करे। यदि हमने इस स्वर्ण अवसर का लाभ नहीं उठाया तो जब शांति स्थापित होगी तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार हमारा दमन करने से बाज नहीं आएगी। सुनो, मुनादी है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है और जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू करने की धमकी दे दी। अंग्रेजी सरकार घबरा गई है और सुभाष चंद्र बोस को अपने घर भेज दिया है। सुभाष चंद्र बोस के घर पर 62 गुप्तचर और पुलिस वाले चारों तरफ बिठा दिए, लेकिन वे सबको चकमा देकर पठान के वेश में काबुल निकल गए। वे जर्मनी गए, हिटलर से मिले और उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई, भारत की आजाद सरकार, और फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज बना ली। अंग्रेजी राज से लड़ने के लिए हिंदुस्तानियों की अपनी फौज, आजाद हिंद फौज।
के अंत तक भारत आजाद होगा। यदि ब्रिटेन ये युद्ध जीत भी जाता है तो भी वह संसार में केवल चौथे दर्जे की शक्ति रह जाएगा और वह भारत पर अपना कब्जा नहीं रख पाएगा, वह कमजोर हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज के मेरे प्यारे बहादुर सैनिकों, तुम्हारा नाम आजादी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की आजादी के लिए तुम अपना सब कुछ दे दो और फकीर बन जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी केवल और केवल हमारे खून से खरीदी जा सकती है। इसलिए हिंदुस्तान की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाहर से भारत को आजाद करने के लिए जब आजाद हिंद फौज के सैनिक ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करेंगे तो भारत में उग्र क्रांति का विस्फोट होगा और भारतीय सेना में विद्रोह होगा और अंग्रेजी राज को सत्ता छोड़कर भागना पड़ेगा और मुस्लिम लीग की सारे कुचाले भी पस्त होंगी और हमें मिलेगा अविभाजित स्वतंत्र भारत। तुम पीछे मुड़े बिना आगे बढ़े चलो, मैं तुम्हें दिल्ली ले चलूंगा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। शेर हिंद आगे बढ़, मजे से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों ने अपनी सेना की नव टटोलियों पाया कि भारत के 80% सैनिक इस कोर्ट मार्शल के खिलाफ है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता भी इन्हें मुक्त कराने के लिए उत्तेजित थी। भारतीय ब्रिटिश सेना के फील्ड मार्शल आचिन लेक ने कहा, मैं ही ब्रिटिश इंडिया का फील्ड मार्शल आचिन लेक हूँ। मैंने 26 नवंबर 1945 को प्रेसिडेंट लॉर्ड बॉम्बे को पत्र लिखा था कि जो असंख्य प्रमाण और जानकारी
हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर मुझे इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर अत्यधिक प्रभाव था। दरअसल सुभाष की पर्सनैलिटी बहुत ग्रेट रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में भी आजाद हिंद फौज के प्रति सहानुभूति बढ़ती जा रही है और यह चिंता की बात है कि इंडियन आर्मी के 80% सैनिक आजाद हिंद फौज की लड़ाई से एग्री करते हैं। फ्रेंड्स, मैं माइकल एडवर्ड हूँ और मैं एक लेखक हूँ। मेरी पुस्तक है लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के आखिरी साल। मैंने लिखा है भारत सरकार को उम्मीद थी कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाकर भारतीय सेना के मोरल को फिर से मजबूत किया जाएगा, लेकिन उस कोर्ट मार्शल की कार्यवाही ने भारतीय सेना में अशांति उत्पन्न कर दी। इंडियन आर्मी का सैनिक शर्मिंदा होने लगा कि उसने भारत को आजाद कराने के बजाय भारतीय जनता का दमन कर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सरकार ने यह भी अच्छी तरह से समझ लिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन की रीढ़ रही इंडियन आर्मी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। सुभाष चंद्र बोस जिंदा तो नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेतात्मा लाल किले के प्राचीरों पर टहल रही है और सुभाष चंद्र बोस के एकाएक बड़े राजनीतिक आकार ने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों को भयभीत कर दिया है। सुनो, मुनादी है कि भारत की नौसेना ने बंबई, कराची, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, विशाखापट्टनम हर जगह विद्रोह कर दिया है। भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने आजाद हिंद फौज की कोर्ट मार्शल का विरोध किया और उनके बचाव के लिए चंदा भेजा है। भारतीय वायुसेना ने हड़ताल करती है और जुलूस निकाला है। सुनो, मुनादी सुनो। ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1939 तक भारत को आजाद कर देगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि भारतीय वायुसेना के विद्रोह से अंग्रेजों के होश उड़ गए हैं और वे जल्दी भारत छोड़ने वाले हैं, यानी जून 1948 से भी पहले। सुनो, मुनादी सुनो। हमारा देश जल्दी आजाद होने वाला है। हमारा देश जल्दी आजाद होने वाला है। आइए अब हम मिलते हैं लॉर्ड वाइसराय माउंटबेटन से। हिंदुस्तान के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। सुभाष चंद्र बोस ने सच कहा था कि प्रत्येक साम्राज्य भेद डालो और शासन करो की नीति को अपनाता है, परंतु दुनिया का कोई साम्राज्य इस नीति को निपुणता और क्रूरता से नहीं जितना ब्रिटिश साम्राज्य। और ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का यह शरीफ चेहरा आपके सामने खड़ा है, लॉर्ड माउंटबेटन। मैं यहाँ शासन करने नहीं आया, मैं तो आप सभी को शासन सौंपने आया हूँ। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इटली ने जून 1948 में सत्ता सौंपने की घोषणा की है, किंतु मैं चाहता हूँ कि यह सत्ता आप सभी लोगों को 10 महीने पहले यानी 15 अगस्त 1947 को ही सौंप दी जाए। आज 18 जुलाई 1947 है और ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज से ठीक 28 दिन बाद यानी 15 अगस्त 1947 को इस देश के भारत और पाकिस्तान नामक 2 हिस्से बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें अलग अलग सत्ता सौंप देंगी। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत रहेंगे तथा शेष हिस्सा भारत संघ होगा। इसी के साथ ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 को ही देसी रियासतों को भी आज़ाद कर देंगी। अब ये देसी राजा अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में से किसी भी एक देश में मिल सकेंगे अथवा आज़ाद भी रह सकेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान के 40% भाग पर 562 देसी रियासतें छाई हुई है, जिनमें देशी राजाओं का राज है, वे अब तक ब्रिटिश शासन के अधीन थे। अब 15 अगस्त को वे भारत या पाकिस्तान जिसमें चाहे रह सकती है, या वे चाहे तो स्वतंत्र देश के रूप में रह सकती है। देखा आपने कितना खतरनाक है ब्रिटिश राज का ये फैसला। एक और देश के 2 टुकड़े कर दिए और दूसरी ओर देसी राजाओं को भी स्वतंत्र कर दिया। इस अंग्रेजी राज ने 564 भारत बना दिए, एक भारत यूनियन, एक पाकिस्तान और 562 स्वतंत्र रियासतें, अर्थात 564 आजाद भारत। अंग्रेजों ने कैसी आजादी दी हमें? तुम सब आजादी चाहते
आजादी नहीं, 564 आजादियां, 564 आजादी 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 हिंदुस्तान के आप महाराजा लोग पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में मिलेंगे तो हर सूरत में आपका राज चला जाएगा। तब आप जनता के राजा नहीं बल्कि जनता के गुलाम हो जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान में मिलेंगे तो आपका राज यूं को त्यों बरकरार रहेगा। फिर हम सभी राजाओं की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। अपने राज को बचाने के लिए आप सभी महाराजा लोग पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। आप भारत की रियासतों के राजाओं ने देश की एकता के मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। यह विशाल देश हमें हमारे हजारों वर्षों की सांस्कृतिक एकता के साथ हमारे पूर्वजों की ओर से गौरवपूर्ण विरासत के रूप में मिला है। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर हम सब इस भारत देश को बनाने में समान रूप से साझेदार है और इसी में हम सब की भलाई है। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकती। इसलिए मैं आप सबको एक माता के सुपुत्रों की तरह एक साथ बैठकर इस भारत संघ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कांग्रेस में राजाओं को लेकर शत्रुता का कोई भाव नहीं है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत के आप सभी देशी राजा भारत हमारा इस विभाजन के संकट को समझेंगे और मिलकर एक भारत संघ बनाएंगे। यह कांग्रेस की सरासत चाल है। कांग्रेस आप राजाओं को भारत की जनता की गुलाम बनाना चाहती है। दरअसल ब्रिटिश राज ने आप सबका राज अपने अंडर में लिया था, अब उन्होंने उसे लौटा दिया है। अब अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हो सकता है तो इंडियन फ्रीडम एक्ट के तहत आप राजा लोग भी भारत से अलग अपना देश घोषित कर सकते हैं। यदि आपके अलग होने में भारत संघ आपके साथ कोई भी ज्यादती करता है तो पाकिस्तान आपकी पूरी मदद करेगा और संयुक्त राष्ट्र संघ भी आपकी रक्षा करेगा। आप जानते हैं ना कि हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ के नवाब भारत यूनियन से अलग होने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। वो अब भारत संघ में नहीं रहेंगे, वो अब अलग देश ही रहेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि आप राजा लोग या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या फिर भारत संघ से अलग ही रहें। साहब सही तो कहते हैं। ये अच्छा कि आजादी की लड़ाई में हमने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए आज अंग्रेज सरकार ने हमारा साथ देके हमें हमारा पूरा राजनीतिक जगत को सौंप दिया है। अब हम पहले की तरह पूरी तरह आजादी वापस भारत संघ की गुलामी क्यों करें? महाराजा बंधु, सवाल गुलामी का नहीं है। सरदार पटेल ने साफ कहा है कि भारत संघ में समान साझेदारी में हमारा हित है। अगर अलग अलग रहे तो सर्वनाश हो जाएगा। किस में हिम्मत है हमारा सर्वनाश करने का? हम तलवार के पूते में फिर से राज करेंगे ठाठ से। हमें इन कांग्रेसी की चाल में फंसने की कतई जरूरत नहीं है। देख लेना, ये कांग्रेसी मत प्रजा को भड़काएंगे और फिर से राज छीन कर रहेंगे। अरे हम तो कांग्रेसी राज में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये खूब बाहर निकले अंग्रेज बहादुर, खुद भी दुमका के भाग रहे हैं और हमें भी डुबा रहे हैं। इस अंग्रेजी राज ने भाग को आजादी क्यों किया? ये आजादी नहीं, बर्बादी है, सरासर बर्बादी है।
महाराजा किस बात की बर्बादी है ये? अंग्रेजों ने तो हम सबको बराबर आजाद किया है। जिन्ना साहब सही तो कह रहे हैं। आखिर हम भारत संघ की गुलामी करते ही क्यों हैं? हम अपने अपने राज्यों को भारत संघ से अलग रखकर स्वतंत्र क्यों नहीं बना लेते? अरे लेकिन हमारे अलग अलग राज्य बनने से तो भारत संघ टूट जाएगा। अरे जुड़ाही दत्ता, हम सिर्फ 512 लोग अगर तुम सेना में फंसे। टेक्निकली आप राजा लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा आजाद तो कर दिए गए हैं, लेकिन आप राजा लोग अलग अलग रहकर अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते। कहाँ है आपके पास इतनी बड़ी सेना? भारतीय सेना तो भारतीय संघ के पास ही रहेंगी। डाक तारे जैसे बड़े संसाधन भारतीय संघ के पास ही रहेंगे, आपके अधिकार में नहीं रहेंगे। आप परेशान हो, आपके अधिकार व आपके सत्ता पर कोई हाथ नहीं आएंगी। लेकिन इन सबों में ज्यादा विश्वास दे रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में भी जुड़ सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आप पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं, लेकिन आपने अपना भूगोल देखा है? आपके ज्यादातर राज्य भारत संघ के प्रांतों के बीच में बसे हुए हैं। कैसे जुड़ेंगे आपके राज्य पाकिस्तान से? हाँ, यह सत्य की जनता की इच्छा वगैरह दुनिया में कहीं कभी शासन नहीं कर सकता। अगर ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा नहीं टिक सका तो हमारे छोटे छोटे राज्य कैसे टिक पाएंगे? मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिस किसी को भी भारत संघ के साथ जुड़ना है वह जुड़ जाए और स्टैंड एग्रीमेंट पर साइन कर दे। ये प्रजा बिगड़कर दो कोड़े की नालायक हो गई। ये गुलाम हमको बुरा लगी है। जी महाराज, जनता बदल चुकी है। अब तक हम महाराजाओं को अच्छी तरह से समझ देना चाहिए कि ब्रिटिश राज द्वारा दी गई आजादी से पूरी तरह आजाद नहीं है। महाराजाओं समझो, जनता अब जाग गई है। अगर इतनी भारी भरकम सेना होने के बावजूद भी ये जनता ब्रिटिश सरकार को फेंक सकती है तो हमें इन्हें उखाड़ने में क्या देर लगेगी? जी महाराजा, अब हमें भारतीय संघ में शामिल होना ही है। अब कोई सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता नहीं है हमारे सामने। हमारा त्रावणकोर राज्य तो समुद्र के किनारे है और हम समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा राज्य भारत संघ में शामिल नहीं होगा। इंडियन फ्रीडम एक्ट के तहत हम भारत से स्वतंत्र कर दिए गए हैं और हम स्वतंत्र रहेंगे। पटेल साहब, रामास्वामी, कुछ बड़ा सोचो। बड़ा इस विशाल भारत देश के बारे में सोचो। दुनिया में हमारा एक नया देश उभर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल भारत। सत्ता परस्ती के अपने स्वार्थ में तुम भारत के विशाल अंगों को तोड़ने का दुस्साहस न करो। तोड़ तो तुम पाओगे नहीं, तो इसे मजबूती प्रदान करो। रामास्वामी, अंग्रेजों ने केवल भारत को ही स्वतंत्रता नहीं दिया है, हमें भी स्वतंत्रता दिया है। आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। पटेल साहब, मैं कह चुका हूँ हमारी सीमाएं भारत से अलग हैं। सब समझता हूँ रामास्वामी में आपकी सीमाओं को। चलो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का एक कागज को ले जाओ। ट्रावनकोर जाकर शांत दिमाग से सोच लेना। मैं दिल्ली से पटेल बोल रहा हूँ। सरदार पटेल, तुम्हारा ट्रावनकोर का राजा स्वार्थ में अंधा हो गया है। यह भारत संघ में मिलने से इनकार कर रहा है। ट्रावनकोर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विवेक कुछ और अच्छी तरह से जगाने की जरूरत है, ताकि देश के अन्य राजाओं को नसीहत मिल सके। मेरे प्यारे त्रावणकोर वासियों, मेरी बात को गंभीरता से सुनो और कांग्रेस के बहकावे में हरगिज मत आओ। आज जब हम अंग्रेजों के द्वारा आजाद कर दिए गए हैं तो भारत संघ की गुलामी क्यों बर्दाश्त करे? भारत तो हमारा अपना देश है, उसमें मिलने में हमारी क्या गुलामी है? त्रावणकोर का राज्य सैकड़ों वर्षों से अलग रहा है, तो आज हम अपनी संप्रभुता को क्यों खोए? यह संप्रभुता किसकी? आप राजाओं या जनता की? जनता अब आजादी चाहती है। हम अंग्रेजों के साथ साथ आप राजाओं के तानाशाही से भी तंग आ चुके हैं। आप राजाओं ने हजार वर्षों से हमारा खून चूसा है। आपके द्वारा किए जाने वाले शोषण से हम बर्बाद हो जा रहे हैं। हम सब अंग्रेजों के शासन से भी आजाद हैं और आपके तानाशाही राजतंत्र से भी। अब हमें लोकतंत्र चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। राजाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। अब हम आपको कोई लगान नहीं देंगे। हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। राजाशाही नहीं चलेगी।
जी के नेतृत्व में लड़ी गई आजादी की चौतरफा लड़ाई ने भारत की जनता को स्वतंत्र और निर्भीक बना दिया है। हमें इस स्वतंत्रता प्रिय जनता का शुक्रगुजार होना चाहिए। पत्र को फौरन वायसराय के पास भिजवा दो और इसकी सूचना प्रेस को भी दे दो तुरंत, ताकि देश के अन्य राजाओं को सबक मिल सके। जिन्ना साहब, मैं जोधपुर का महाराज हनुमंत सिंह हूँ। मैं आपके पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। आपका पाकिस्तान मुझे क्या क्या सुविधा देगा जिन्ना साहब? आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं महाराजा। आप हमारी ओर से महाराज हैं और पाकिस्तान में आपका राज भविष्य में भी जो का तो सलामत रहेगा। रही आपकी शर्तों की बात, तो मैंने इस खाली कागज पर दस्तखत कर दिए। शर्तें आप भर लेगा महाराज। और महाराजा हनुमंत सिंह, आप पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं को भी तैयार कर लें, लेकिन जल्दी। आप सभी के राज्य पाकिस्तान के पड़ोसी हैं महाराज। माउंटबेटन और कांग्रेसी लोग आप महाराजाओं को किस भूगोल की दलील दे रहे हैं? हिंदुस्तान की दिल्ली तो आपसे बहुत दूर है और पाकिस्तान की कराची आपसे बहुत नजदीक है महाराज। बिल्कुल जिन्ना साहब, हिंदुस्तान की दिल्ली तो हमसे बहुत दूर है, पाकिस्तान की कराची हमारे पास। किंतु आप मुझे एक दिन की मोहलत और दीजिए जिन्ना साहब। मैं जोधपुर जाकर वापस आऊंगा और पाकिस्तान को ज्वाइन करने का एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगा। बस एक ही दिन की बात है जिन्ना साहब, आइए। महाराज, सरदार प्रदेश के सेक्रेटरी बैनर साहब का दिल्ली से फोन था। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने आपको तुरंत इंतजार फरमाया। उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का फैसला कर लिया है। आपसे मिलने के लिए उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाना पड़ा। मिस्टर हनुमंत सिंह, आप हिंदू हैं, आपकी प्रजा भी हिंदू है। यदि आपने पाकिस्तान में मिलने का अटेम्प्ट किया तो आपकी प्रजा व आपके सभी ठिकानेदार आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपको याद है ना कि त्रावणकोर की प्रजा ने वहाँ का राजा क्या हाल किया था? उसी प्रकार आपकी प्रजा आपसे आपका राज्य छीन लेंगी। आप पाकिस्तान के भी नहीं रहेंगे और आप भारत संघ के भी नहीं रहेंगे। मिस्टर हनुमंत सिंह, अगर आप अपना भला चाहते हो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर दो। पाकिस्तान में मिला चाहता हूँ। मिस्टर मैंने मुझे एग्रीमेंट वापस छोड़ दो, नहीं तो मैं तो क्या ले लूंगा। मजाक छोड़ो महाराज, ऐसी बचकानी हरकत नहीं करें। अब आप मेरी जान तो ले सकते हो, लेकिन मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं। तो इस एग्रीमेंट के बाद जोधपुर पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा ना? जोधपुर तो स्वतंत्र रहेगा महाराज, लेकिन आप कितने स्वतंत्र रहेंगे तो वक्त ही बताएगा। जनता बदल चुकी है, जनता के इस बदलाव को आप अच्छी तरह समझे। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। सोचिए, पिछले 30 साल से भारत का स्वतंत्र
महसूस कर रहा हूँ कि हमें आज़ादी तो मिल चुकी है, परंतु आज़ादी का मन में हमारे कोई उत्साह नहीं है। मैं अपने जीवन में शांति देखने के बारे में लगभग निराश हो चुका हूँ। सत्ता के हस्तांतरण और देश के विभाजन को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसका मेरे मन पर भारी बोझ है। इसलिए बहुत समय तक जिंदा रहने की अपनी ताकत पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं रह गया। स्वराज कहाँ है? केवल अंग्रेज आ रहे हैं, इसमें उत्साह अनुभव करने वाली कौन सी बात है? कल 15 अगस्त से हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो जाएगा, परंतु आज आधी रात हिंदू और मुसलमानों दोनों के खून से लथपथ इस देश के मिटने भी हो जाएंगे। इसलिए कल का दिन खुशी का भी होगा और दुख का भी। सत्ता पर आसीन होने वाले भारतीय जनप्रतिनिधियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि सभी भारतीय जनप्रतिनिधि एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ विनम्र व्यवहार रखें और एक दूसरे के साथ विरोध ना करें। मैं नए भारतीय जनप्रतिनिधियों को चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि सत्ता से बचिए, सत्ता के आडंबर और सड़क भड़क में मत बचिए। सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है। याद रखिए कि आपने अपना घर बनने के लिए नहीं बल्कि भारत के गाँव में बसे भूखे गरीबों की सहायता करने के लिए अंग्रेजों से सत्ता प्राप्त की है। हमने हमारी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को संप्रदायवाद और जातिवाद के लिए कोसा था। अब आप आजाद भारत में संप्रदायवाद और जातिवाद को बढ़ावा ना दे। हमने अंग्रेजों को शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कोसा था। अब आप आजाद भारत में शोषण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे। हमने अंग्रेजों को सत्ता की हिंसा व उसके आतंकवाद को बढ़ाने के लिए रोका था। अब आप आजाद भारत में सत्ता की हिंसा और सत्ता के आतंकवाद बढ़ाने को ना रोकें। जब तक इस देश में संप्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, शोषण, हिंसा, गरीबी रहेगी, जब तक इस देश की आजादी कहाँ, जब तक तो यह देश गरीब और अनपढ़ ही रहेगा। अगर आपने कल के स्वतंत्र भारत में भी अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए इन बुराइयों को जारी रखा, तो इस देश की गरीब जनता अपनी आजादी की दूसरी लड़ाई फिर लड़ेगी और वह लड़ाई भारतीय सत्ताधारियों के खिलाफ होगी। अगर मैं जिंदा रहा तो अपने ही भ्रष्ट सत्ताधारी लोगों के विरुद्ध मैं वह दूसरी आजादी की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। यदि मैं जिंदा नहीं बचा तो इस देश का हर नौजवान हर हाल में वो आजादी की दूसरी लड़ाई अपने भ्रष्ट सत्ताधारी के लोगों के विरुद्ध जरूर लड़ेगा। कहते हैं कि आजादी के बाद ये दूसरा महायुद्ध भी होकर रहेगा और कहते हैं कि जिस तरह हमने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जीता था, ठीक उसी तरह हमारे लोग इन भ्रष्ट सत्ताधारियों के विरुद्ध दूसरे महायुद्ध को भी जीत कर रहेंगे। जीने दो
भीतर हमेशा जिंदा रखना है। फिलहाल गांधी जी पश्चिम बंगाल के नोआखली में है, जहां हिंदू मुस्लिम के बीच कुटी हिंसा की एक बड़ी लड़ाई से मुकाबला कर रहे हैं। और स्वतंत्र भारतीय संघ के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा के सामने भाषण दे रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! देशवासियों, वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ एक वादा किया था। आज समय आ चुका है कि हम उस वचन का पालन करें। रात को जब 12 बज रहे होंगे और पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत अपने जीवन और अपनी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में यह क्षण कभी कभी आता है, मगर आता अवश्य है जब हम पुराने से निकलकर नए को अपनाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब किसी राष्ट्र की लंबे समय से दबी हुई आत्माएं मुखर हो उठती है। उचित यही है कि इस पुण्य क्षण में हम भारत की जनता की सेवा के लिए और उससे भी व्यापक स्तर पर मानवता के हित में समर्पित होने का संकल्प करें। आज हमारे दुर्भाग्य का काल समाप्त हुआ और भारत ने पुनः अपने आप को पा लिया है। जिस उपलब्धि की खुशी आज हम मना रहे हैं, वह आगे भी निरंतर संघर्ष चाहती है, ताकि हम वो संकल्प पूरा कर सकें जो हम करते आए हैं। मैं वादा करता हूं कि अब हम इस स्वतंत्र भारत में भारत की आम गरीब जनता के लिए मिलजुल कर स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करेंगे। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष